हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपनी सीरीज में टॉपिक वाइज आपको पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो देखिए हम अभी आपको पिछली 2 क्लासेस में सेल का टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसी को लेके चल रहे हैं। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को सेल में ही जो और क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए भाई, हम सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा के फाइनल में एंट्री कर ली है। तो अब देखते हैं फाइनल का रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? Who first used the term cell? कोशिका मीन्स सेल, सेल का प्रयोग किसने किया था? किसी को पता है इसका आंसर? क्योंकि देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको छोटी छोटी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। उसी संरचना को इन्होंने क्या बोला कि ये सेल है, कोशिका है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वान और स्लाइडन की। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने दिया था सेल थियरी दी थी, इन्होंने सेल थियरी दी थी। और अरस्तु को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? वो भी अरस्तु हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी और जूलॉजी में लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों हैं। ठीक, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? मीन्स कि विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द ड्राई पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये जो हमारा कोशिका होता है ना, इसका जो अंदर का भाग होता है ये वाला, इसमें क्या पाया जाता है जो सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो इसमें देखिए मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम्स होते हैं प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। फॉर व्हाट? ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए और कोशिका की जो टूट फूट होती है या जो डेड सेल्स होते हैं उनकी मरम्मत के लिए। ठीक है, और किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आनुवांशिक पदार्थ मीन्स जेनेटिक जो पदार्थ होते हैं डीएनए, उनके ट्रांसपोर्ट में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग अच्छा ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन क्या सिंथेसिस कौन करता है? तो वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक, ये करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तारककाय की खोज किसने की थी? मीन्स कि हु डिस्कवर्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो सेंट्रोसोम की खोज की थी किसने? बताइए, इसमें से कौन है राइट आंसर? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो सेंट्रोसोम की खोज की थी बावेरी ने। इन्होंने खोजा था तारककाय को। अब सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है? तो ये क्या करता है कि ये कोशिका विभाजन में जो ये क्रोमोसोम होते हैं ना, ये इनके बीच में ऐसे देखिए ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में जो क्रोमोसोम होता है उसको ऐसे, ये रहा आपका सेंट्रोसोम, ये क्रोमोसोम की जो बाहें होती हैं, उनके जो बाजू होते हैं उनको ऐसे कैरी किए रहता है, ये ही होता है सेंट्रोसोम।
और ये किसमें हेल्प करता है? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब बात करते हैं जॉर्ज गोल्जी की। तो जॉर्ज गोल्जी ने किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी की खोज की थी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? जॉर्ज गोल्जी ने। अब इवानोव्स्की, पता है किसी को क्या है राइट आंसर? इवानोव्स्की किसकी खोज किए थे? तो इवानोव्स्की ने किसकी खोज की थी? हाँ, ये खोज किए थे वायरस की। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। और वॉटसन किसका? हाँ, वॉटसन ने खोजा था डीएनए की संरचना की खोज। डीएनए की संरचना को किसने खोजा था? वॉटसन और क्रिक ने मिलकर खोजा था। तो सब ये देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इन चारों को अलग अलग क्वेश्चंस भी बना के पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? Who first observed ribosome in an animal cell? मीन्स कि जंतु की कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? अरस्तु, जॉर्ज गोल्जी, अभी मैंने इनका बताया था जॉर्ज गोल्जी का, ठीक है, जी.ई. पलाडे या रॉबर्ट। तो इसका राइट आंसर है सी, जी.ई. पलाडे ने क्या राइबोसोम को एनिमल सेल के अंदर सबसे पहले देखा था। ठीक है, अब राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम को बताया था ना, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है 70S और 80S। 80S जो होती है वो बड़ी होती है और 70S छोटी होती है। और 70S किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और 80S पाई जाती है किस में? ये पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक में पाई जाती है, ठीक। अब देखिए ये है तो 7, लेकिन जो इनके S होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं पता है आपको? वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं 50 एंड 30 के रेशियो में, 50S एंड 30S। और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 60S एंड 40S, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? जी.ई. पलाडे। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका रहता है। मीन्स कि ये सेल के अंदर ऐसे सेपरेट नहीं रहता, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसे घूमता हुआ नहीं रहता इधर उधर, जैसे हम सब घूमते रहते हैं ना इधर उधर, तो वैसे घूमता नहीं है ये। अब बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु कौन है? तो अभी मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अरस्तु को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। रॉबर्ट ने किसकी खोज की थी? तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट ने। और जॉर्ज गोल्जी का भी मैंने बताया आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि उन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज की थी, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इन अ सेल? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइए तो इसका आंसर मुझे। अब राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन जब बनाता है तो ये उसको इधर से उधर पास आउट तो करेगा नहीं। तो गोल्जी काय, ये जो है ना गोल्जी बॉडी, इसको कहते हैं मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। बट क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करता है, उसको ये क्या करता है? इसकी पैकेजिंग करता है। उसकी पैकेजिंग कौन करता है? ये गोल्जी कॉय करता है। और ये गोल्जी कॉय इसे पैकेट में तो कन्वर्ट कर देता है और फिर उसके बाद ये क्या करता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें क्या चीजें बॉडी को चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पास आउट कौन करता है? वो करता है गोल्जी बॉडी करता है। इसी वजह से इसे मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। ये सेलेक्ट करता है कि हमारे सेल्स को क्या चाहिए,
मीन्स कि क्या सेल के अंदर आना चाहिए और क्या सेल से बाहर जाना चाहिए, ये रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखिए, जैसे कि हम आपको पिछली क्लास में भी बताए, अभी भी बता रहे हैं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल की। तो सेल में जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो पूछे गए हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो बहुत ही कॉमन है या जो बहुत बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन ही आपके सामने मैं लाई हूँ। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक जो है, इसका बार बार टर्म यूज कर रही हूँ तो ये आपको याद हो गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक क्या सिक्रीट करता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए तो ये इसका किसका सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो अब इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ने सेल की खोज की थी। ठीक, जे.सी. बॉस ने क्या बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो टच करने पे सेंसेशन को शो करते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, वो सेंसेस को समझ सकते हैं। इन्होंने ही बताया था ना। अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं छुई मुई का पौधा छुओ तो ऐसे सिकुड़ जाता है, तो वो किसने बताया था? वो इन्होंने ही बताया था। ठीक है, अभी जी पलाडे अभी हम लोगों ने पढ़ा उनके बारे में भी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के.आर. पोर्टर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक की खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने खोज की थी। ठीक, ये करेक्ट आंसर है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि किस कोशिकांग को, ठीक है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? Which cell organelle is known as the suicide bag of the cell? बताइए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सी.टेट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ये करता क्या है कि जो बाहर से हमारी सेल में, ये सेल है, इसमें जो बाहर से बैक्टीरिया और वायरस आते हैं ना, बैक्टीरिया और वायरस, उसको तो ये किल करता है। ठीक है, और साथ में ये उन सेल को भी खा जाता है जिसमें ये रहता है। इसीलिए ये खुद को खा जाता है, खुद के जो सेल है उसको खा जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। यही कारण है। मीन्स कि ये, और क्या सभी अच्छी कोशिकाओं को खा जाता है? नहीं, ये डेड सेल्स को खाता है। अच्छा, सभी कोशिकाओं को खाने लगता तो हम कैसे बन पाते, कैसे हमारी संरचना होती, या हमारे बॉडी में अगर कोई भी डैमेज हो जाता, जैसे कोई गिर जाता है, आप ही गिर गए, आपकी हड्डी टूट गई, तो वो कैसे सही होगी? वो तो नहीं सही हो पाएगी ना अगर ये खाने लगेगा इस तरह से। तो इतनी भूख नहीं लगी रहती है इसको कि ये आपको सही ना होने दे। ये अपनी भूख को कंट्रोल किए रहता है, रेगुलेट करते रहता है कि क्या खाना और क्या नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइसोसोम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को देख। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता? यहाँ क्या बात हो रही है कि मौजूद नहीं होता। सॉरी, Which cellular component is mostly absent in prokaryotes? तो बताइए इसमें से क्या है करेक्ट आंसर? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल या राइबोसोम? क्या है जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है? तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होती है ना, उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मीन्स कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, खैर प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी नहीं होती है, ये तो आपको नॉर्मल में बार बार एक ही, आप भी बोर हो गए होंगे ना एक ही सेल के स्ट्रक्चर को बार बार देखते देखते। चलिए तो कुछ अलग ही बना देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये ऐसे नहीं होते हैं सर्कल में, ये सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसमें नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल क्या है? कोशिका की जो ऊपर की लेयर रहती है उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच का जो लिक्विड पोर्शन होता है ना, जिसमें ऑर्गेनेल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम क्या होता है? इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चिपके हुए क्या होते हैं? ऑर्गेनेल होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? मीन्स कि विच जेनेटिक मटेरियल इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बताइए, इसका आंसर टिक करिए, टिक कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर डीएनए है। बहुत इजी है ये, तो हम सब जानते हैं ना, डीएनए 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 हमेशा सुनते आते हैं। तो ये डीएनए ही है जो क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशागत को पास आउट करते रहता है। अच्छा, एंजाइम्स क्या करता है? ये हमारे अंदर के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक क्रिया जो होती है, उसको बढ़ाता है या घटाता है। ये काम होता है एंजाइम का। आरएनए क्या करता है? आरएनए भी एक मैसेंजर ही है जो कि एमआरएनए, टीआरएनए और एसआरएनए में बटा हुआ रहता है। ठीक है, टीआरएनए और एसआरएनए में बटा हुआ रहता है। और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में और आनुवांशिक पदार्थ वायरस में क्या आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यही आरएनए ही पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? ये एमिनो एसिड्स के बंडल होते हैं। एमिनो एसिड के क्या होते हैं? बंडल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए, डीएनए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ठीक, प्रत्येक हार्मोन्स के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होती है। प्रत्येक हार्मोन्स के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होते हैं। तो क्या आपको इसमें से क्या सही लग रहा है? बताइए। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। देखिए, हम क्या कहते हैं कि हमारा जीन कहाँ पाया जाता है? जो जीन होता है वो डीएनए के ऊपर होता है, क्रोमोसोम के निर्माण में। ठीक है, क्रोमोसोम के निर्माण में जीन होते हैं कि नहीं होते हैं? और ये क्या करते हैं? ये हमारे आनुवांशिक पदार्थों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट करते रहते हैं। तो अब बात हो रही है कि क्या प्रोटीन के लिए भी जीन की जरूरत होती है? तो हाँ, हर स्पेशल प्रोटीन के लिए एक स्पेशल जीन की जरूरत होती है। ठीक है, एक स्पेशल प्रोटीन के लिए एक स्पेशल जीन की जरूरत होती है। वो जीन क्या करता है? हाँ, वो प्रोटीन की कोडिंग करता है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर ए। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन की जरूरत होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? यहाँ क्या बात हो रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था। ये नहीं हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था सी बेंडा ने। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो वो कोलिकर ने की थी। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और सी बेंडा ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था। अब बात की हमने ना कि पावर हाउस, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए इसकी संरचना कैसे होती है? ऐसे ही होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो भी भोजन हम खाते हैं ना, उसका ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? मैंने अपने लास्ट जो क्लास थी ना उसमें बताया था ये
वो एटीपी के रूप में ऊर्जा को उत्पन्न करता है, एटीपी के रूप में। ठीक है, ये समझ में आया आपको ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? इन विच ऑर्गेनिज्म डज माइटोटिक डिवीजन अकर? बताइए समसूत्री विभाजन क्या है और ये किसमें होता है? पता है किसमें होता है? तो इन विच ऑर्गेनिज्म डज माइटोटिक डिवीजन अकर? बताइए, यीस्ट में, अमीबा में, प्रोटोजोआ या कायिक कोशिका? तो ये होता है सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल क्या? दैहिक कोशिका जो हमारी होती है उसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये दो फेज में होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। अब देखिए, ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, ये डिवाइड होता है। मीन्स कि न्यूक्लियस का डिवीजन किसके अंतर्गत आता है? कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत। और साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि साइटोकाइनेसिस क्या है या केंद्र का विभाजन कौन सी प्रक्रिया है? तो क्या है? कैरियोकाइनेसिस है। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल। किसके लिए? माइटोटिक विभाजन के लिए। ठीक, अब देखिए, ये हम आपको इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ये भी और ये भी अलग से, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? Which organelle is known as the kitchen of the cell? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट? क्या है? बताइए, कोशिका का रसोई घर। तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ये किस में पाया जाता है? पहला, ये प्लांट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये करता क्या है? ये एब्जॉर्प्शन करता है। किसका? हाँ, क्या एब्जॉर्प्शन करता है ये? बताइए। नहीं, ये एब्जॉर्प्शन नहीं करता, ये एब्जॉर्प्शन द्वारा जो प्रकाश होता है उससे ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो एब्जॉर्प्शन, प्रकाश का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? वो करता है क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? ये ग्रीन कलर का होता है और ये करता क्या है कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और किसको देता है? क्लोरोप्लास्ट को देता है, और कहता है लो भाई, अब मैंने तो तुम्हें दे दिया, सामान दे दिया, कच्चा माल दे दिया है तुमको, अब तुम खाना बना के दो, मेरा काम खत्म। तो क्लोरोफिल जो होता है वो किसकी फीलिंग करता है? वो फीलिंग करता है फोटो की, प्रकाश की। ठीक है, और फिर उसको कुक कौन करता है? उसको कुक करता है क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, मैं आपको कंफ्यूज कर रही थी क्योंकि कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम बच्चे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का काम क्या है। इसीलिए जो क्लोरोफिल से आप क्या समझते हो? फिल मतलब फीलिंग करना, और ये किसकी फीलिंग करता है? फोटो की फीलिंग करता है। और किसके लिए? कुकिंग के लिए। जैसे किचन में हम लोग क्या करते हैं? सामान ला के रखते हैं, तभी तो किचन में खाना बनाते हैं। तो वो सामान पौधों में कौन लेके आता है खाने का? वो लेके आता है आपका क्लोरोफिल, और बनाता कौन है उसको? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये इसका डी करेक्ट आंसर है। इसको क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? पूरी की पूरी सृष्टि इस इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी पे किस तरह आके डिपेंड हो गई है, ये आप सोच सकते हो।
जैसे आज की जो जनरेशन है आप देख रहे हो ना, एआई पे टोटली डिपेंड हो गई है। एआई किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था बहुत तेजी से चलन में आया, और ये आया ही नहीं, इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ गया कि जो चीजें हमें नहीं भी पता थी वो इसकी वजह से हमें पता चली। तो इसकी खोज किसने की थी बताइए? नॉल एंड रस्का, स्लाइडेन एंड स्वान, फ्लेमिंग एंड ब्राउन, वॉटसन एंड क्रिक। किसने? तो नॉल एंड रस्का ने किया था इसकी खोज। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? नॉल एंड रस्का ने किया था, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज। अब स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था? इन्होंने दिया था सेल थियरी। सेल थियरी किसने दिया था? थियोडर स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेंसिलीन, पेंसिलीन की खोज। पेंसिलीन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, ठीक है। ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? सेल की खोज की थी। इन्होंने ही सेल को सबसे पहली बार देखा था, ठीक है। किसमें देखा था? कार्क के टुकड़े में। वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए की संरचना दी थी। डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नॉल एंड रस्का, ठीक। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अच्छा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? भोजन को देना। और वो भोजन कैसे देता है? हाँ, वो करता क्या है कि जो भोजन होता है ना उसका ऑक्सीडेशन करता है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, जब वो काम करना बंद कर देगा, तो क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमको एनर्जी तो मिलेगी नहीं, तो हम क्या है, ऐसे झूले हुए रहेंगे, किसी काम के रहेंगे नहीं, बीमार रहेंगे। तो हमें भोजन देता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा देता है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे देता है? भोजन को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? Which of the following cell organelles primarily function as a storage house for digestive enzymes? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है सेल ऑर्गेनल जो डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने पास रखता है और क्या करता है? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का ऑक्सीडेशन करता है, इनको तोड़ता है और क्या बनाता है? ऊर्जा। और वो ऊर्जा किसको देता है? सेल को देता है, ठीक है। तो ये काम किसका है? ये काम किसका है बताइए? राइबोसोम, डेस्मोसोम, धानी या लाइसोसोम? तो ये काम है लाइसोसोम का। ये क्या है? ये पाचक एंजाइम्स को कलेक्ट करता है और फिर इसको ब्रेक डाउन करता है। किसको? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड को, और हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो डी इज अ राइट आंसर। अब ये रहा आज का आपका क्वेश्चन। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे और एक्स्ट्रा, वो सब भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अब देखिए, ये तो हो गया आज सेल। अब आज मैं सेल का टॉपिक खत्म करती हूँ। अब मैं कल से नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगी और उसके ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी, और फिर लास्ट में एकदम सारे टॉपिक को मिला के एक साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो एग्जाम से इम्पॉर्टेंट होगा या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछा गया होगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।